महाराष्ट्र में अभी भी सीएम पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अभी तक सीएम का नाम सामने नहीं आया है। महायुति की तमाम सारी बैठकें दिल्ली में और मुंबई में हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी सीएम का नाम आधिकारिक रूप से नहीं आया है। अब कब तक आएगा, क्योंकि इसको लेकर तमाम सारी बैठकें भी महायुति की मुंबई में होने वाली थी। कल एक मीटिंग होने वाली थी और हो सकता है एक मीटिंग 1 दिसंबर यानी कल होगी। अब इसी बीच क्या होता है कि सीएम एकनाथ शिंदे जो कि कारबाग सीएम है, वो सतारा पहुंच गए हैं अपने पैतृक गांव में। इसके बीच ऐसा समझ में कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं, समझने की कोशिश करेंगे। सर, महाराष्ट्र में सीएम को लेकर अभी तक क्यों इतनी देरी हो रही है ये सब? देखिए, जो मामला लग रहा है, जो पहले बड़ा आसान सा लग रहा था कि बीजेपी आराम से अपना सीएम बना लेगी और एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के मुखिया हैं वो इसमें सपोर्ट करेंगे, नाराज़गी नहीं दिखाएंगे। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा एक डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह से मिलने के बाद देवेंद्र फडणवीस मिले, एकनाथ शिंदे मिले, एनसीपी के अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल मिले, और उसके बाद से अचानक से एकनाथ शिंदे हेलीकॉप्टर लेकर के अपने गांव सतारा पहुंच जाते हैं। और पूरी सरकार अभी, क्योंकि अभी तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री और वहां से बैठ करके जो भी सरकार का काम है वो देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि एकनाथ शिंदे जो मंत्रालय चाहते हैं या जिस तरह से वो पोजीशन चाहते हैं इस सरकार के अंदर, उस पर कहीं ना कहीं खटास पड़ती हुई दिख रही है। पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि बीजेपी को एकनाथ शिंदे की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी एकनाथ शिंदे को है, क्योंकि 132 सीटें लेकर के बीजेपी आई है, सबसे बड़ी पार्टी है। उनके साथ एनसीपी है, एनसीपी 41 सीटें हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो एनसीपी के साथ भी मिलकर के बड़े आराम से सरकार बना सकते हैं। एनसीपी की तरफ से कोई नाराज़गी नहीं है, उनको डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया जा चुका है, जो मंत्रालय हैं ज़्यादातर मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो चीज़ चाहते हैं वो शायद कहीं ना कहीं उनमें नाराज़गी पैदा कर रही है, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि बीजेपी विनिंग सिचुएशन में है, अपर हैंड है उनका, और वो आराम से इसको पार कर लेंगी। अब सिर्फ बात इस पे अड़ी है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, देवेंद्र फडणवीस होंगे या किसी मराठा कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी सरप्राइज एलिमेंट जरूर लेकर के आती है। तो जो पहले लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस होंगे, प्रधानमंत्री जी ने भी परम मित्र अपना बताया था, जिस तरह से जो देवेंद्र फडणवीस है वो लग भी रहा था कि वो मुख्यमंत्री बड़े आराम से बन जाएंगे। लेकिन अभी तक विधायक दल की बैठक नहीं हुई है। मुलाकात जरूर हो गई है देवेंद्र फडणवीस की सब नेताओं से, अमित शाह से लेकर के हर किसी से, लेकिन अभी तक विधायक दल की बैठक नहीं हुई और उसमें नाम तय नहीं हुआ। तो जब तक नाम तय नहीं हो जाता तब तक कहना मुश्किल होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा बीजेपी की तरफ से। ये तय है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। बिल्कुल सर, आपने बताया, लेकिन अभी जो अटकलें आई हैं वो इस तरह की आई हैं कि मंत्रालय को लेकर कहीं ना कहीं खटास जो देखने को मिल रही है। तो क्या मंत्रालय को लेकर ऐसा कुछ है कि इस तरीके की जो अटकलें हैं, सीएम अभी तक नहीं बन पाया, 7 दिन हो चुके हैं परिणाम के बाद? निश्चित तौर पर देखिए, जब इतना क्लियर मैंडेट आ चुका है, जो महायुति को पूरा क्लियर मैंडेट है, 132 बीजेपी के पास है, 50 से ज़्यादा एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास है, 41 एनसीपी के पास है, तो निश्चित तौर पर सरकार तो बना ही रहे हैं वो। तो जो बातचीत जो चल रही है कि किस कोalition को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं बात जो है उसी के ऊपर अटकी हुई है और उसी को लेकर के फैसला किया जाएगा। ये बात आप मान के चलिए कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जो खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उनके पास हो, वहीं एनसीपी चाहती है फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास हो। एकनाथ शिंदे भी चाहता है कि जो पावरफुल जो पोर्टफोलियो है मंत्रालय के अंदर है वो उनके पास रहे। तो मंत्रालय को लेकर के निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बातचीत बिगड़ी हुई है, और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे भी एक तरह से अपनी नाराज़गी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मनचाही चीज़ वो चाहते हैं वो उनको नहीं मिल रही है। अब ये तो बात होगी महायुति की। महाविकास अघाड़ी में एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, आने वाले समय में उलटफेर देखने को मिल जाए, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के जो घटक दल हैं शिवसेना यूबीटी, जिसके प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि अब आने वाला बीएमसी का चुनाव है, उसमें कहीं ना कहीं शिवसेना यूबीटी अलग चुनाव लड़ने की कुछ रणनीति बना रहा है।
क्या ये महाविकास आघाड़ी में फूट का एक संदेश मिल रहा है, या हो सकता है महाविकास आघाड़ी में कुछ फूट हो जाए? देखिए, मैं इसे फूट नहीं कहूँगा, मैं बल्कि ये कहूँगा कि उद्धव ठाकरे को समझ में आ गई है कि जो महाविकास आघाड़ी के साथ जाने का जो उनका फैसला था, वो गलत था। अब आप देखिए ना कि अगर महाविकास आघाड़ी की अगर सीटों की बात करें तो 20 सीटें उद्धव ठाकरे की शिवसेना को आई हैं, 16 सीटें कांग्रेस को आई हैं और 10 सीटें आई हैं शरद पवार की एनसीपी को। तो अब आप सोचिए कि उद्धव ठाकरे इन दोनों सहयोगी दलों से कितना मजबूत है। अगर वो बीजेपी के साथ रहते जैसे पहले थे, और निश्चित तौर पर जो 57 का आंकड़ा जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को, असली शिवसेना को है, तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे अगर साथ होते तो उनका भी आंकड़ा जो है, सीटों का आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता। तो ये बात उनको कहीं ना कहीं समझ में आ रही होगी कि उनको नुकसान हुआ है महाविकास आघाड़ी के साथ, और उनके लिए जो बड़ी जो चुनौती है वो बीएमसी में बरकरार रहना है। और अब क्योंकि विधानसभा में तो है नहीं, मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं, तो बीएमसी तो एटलीस्ट वो बरकरार रख सकते हैं, और वो अकेले लड़ेंगे तो ही वो बीएमसी को जीतने की संभावना रख सकते हैं। अगर महाविकास आघाड़ी के साथ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो बीएमसी भी रिटेन कर पाएंगे, और ये बात उनको भी समझ में आ रही होगी, और इसलिए हो सकता है कि वो बीएमसी का चुनाव अकेले अपने दम पे लड़ने का फैसला करें। अगर बीएमसी का चुनाव अलग लड़ते हैं तो सर उससे कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी में एक फूट तो हम कह सकते हैं सर, एक अलग तरह का अगर उनका ये चुनाव रहेगा तो इसमें महाविकास आघाड़ी से अलग होने का सीधा दिख रहा है। देखिए, राजनीति जो होती है उसमें कहीं ना कहीं अपने फायदे देखे जाते हैं। वो जनसेवा भले ही ये नाम की ही रह जाती है, उसमें जनसेवा इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो जब आप सरकार में रहेंगे ही नहीं तो फिर आप क्या तो सेवा करेंगे। तो अब आप इसको फूट कह लीजिए, चाहे अक्लमंदी कह लीजिए, चाहे ये कह लीजिए कि उद्धव ठाकरे को अब समझ आ गई है, तो कहीं ना कहीं वो इसी के आधार पर वो फैसला लेंगे। तो और महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो वो महाविकास आघाड़ी सिर्फ महाराष्ट्र तक है। अब सरकार तो बनाने में कामयाब हो नहीं पाए। जब उनकी सीटों का आंकड़ा देख लीजिए ना, 20, 16, 10, तो उसमें क्या ही वो करेंगे। तो उसमें चाहे अलग रहें चाहे एक साथ रहें, उससे कुछ फ़ायदा तो उनका होने वाला है नहीं। बीएमसी चुनाव में जाएंगे, अकेले जाएंगे, तो हो सकता है उनको कुछ सीटें मिल जाए और वो अपने बीएमसी की सीटों को अपने रिटेन कर पाए और सरकार वहाँ पे चला सके। विधानसभा में हो सकता है कि उनका ये जो गठबंधन है, जो अपोजिशन में जो भी सीटें हैं, उसको वो अपना बरकरार रखने के लिए महाविकास आघाड़ी को रखेंगे। लेकिन बीएमसी के लिए तो अगर वो अकेले जाते हैं तो ये समझदारी वाला फैसला मैं उनका कहूँगा, अगर वो जाते हैं तो। और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं होगी कि अगर वो वहाँ से निकल करके वापस बीजेपी के साथ मिलने की कोशिश भी करें, तो कोई आने वाले दिनों में अगर आप इस तरह की कोई क्या संभावना क्या देखते इसमें हैं। आप संभावना देखते हैं बीजेपी के साथ दोबारा शिवसेना यूबीटी आ जाए? बिल्कुल, मैं संभावना देखता हूँ, और राजनीति में इस तरह की संभावनाओं को कभी नकारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है कि कब कहाँ पर किसके साथ जाना है और कहाँ पर कैसे फ़ायदा होगा। ये राजनीतिक जो हैं वो उनको पता होता है, अच्छे समझते हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में जो उद्धव ठाकरे हैं वो हो सकता है कि बीजेपी के साथ आ जाएं, मिल जाएं, या फिर ये जो शिवसेना अलग हुई है ये दोनों भी एक हो जाएं। तो इस बात से कभी इनकार किया नहीं जा सकता। बिल्कुल, अब तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या निर्णय रहता है। अब सर एक और बात समझना चाहेंगे, महाराष्ट्र में अभी सरकार गठन को लेकर क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मंत्री पद को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, उस घमासान में कहीं ना कहीं ऐसा तो देखने को नहीं मिल रहा है कि सीएम कोई और, मतलब आपने जैसे पहले ही बताया कि कोई और नया चेहरा आ सकता है। कहीं मंत्रिमंडल में कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ फूट सी दिखाई दे, कुछ ऐसा दिखाई दे, मनमुटाव सा दिखाई दे? देखिए, बीजेपी की तरफ से तो किसी तरह का मनमुटाव कहीं दिखेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी जो चीज़ करती है वो सर्वसम्मति के साथ करती है, और उसमें जो सीनियर लीडरशिप कह देती है उसको बाकी लोग मानते हैं। यही बीजेपी की ताकत भी है। जो डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो बीजेपी की यही ताकत है कि अगर ऊपर से कह दिया गया कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, भले ही जनता उस चेहरे को नहीं जानती हो, वो एक सामान्य से विधायक हो, आप लोगों ने उसका नाम भी कभी नहीं सुना होगा, लेकिन वो अचानक मुख्यमंत्री के तौर पर उसका नाम आता है और सब लोग उसको मानते हैं। यही इस पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है, जो कि बाकी पार्टी नहीं कर पा रही है। तो बीजेपी की तरफ से नहीं है। एनसीपी जो है अब अजीत पवार के पास है, तो एनसीपी से भी कोई इस तरह की फूट की संभावना नहीं है। एनसीपी भी जिसको चाहेगी वो आराम से मंत्रिमंडल उसको दिया जाएगा, और उनका पहले से तय है। जो नाराज़गी की बात एकनाथ शिंदे में इसलिए आ सकती है क्योंकि वो अभी मुख्यमंत्री के तौर पर थे।
वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, और चुनाव जो लड़ा गया था तब वो मुख्यमंत्री थे, उस दौरान चुनाव लड़ा गया था। बड़ा दिल दिखाते हुए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहते हुए उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर आ गए, लेकिन हो सकता है एकनाथ शिंदे जो हैं इस बात को ना संभाल पाए, ना ही समझ पा रहे हों, तो इसीलिए थोड़ा बहुत वो नाराज़गी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यकीन है कि, और जो लग भी रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर के जो नाराज़गी है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि बाकी जो दल हैं उनके पास कोई बहुत ज़्यादा चारा है नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको एक उस समझौते पे आना पड़ेगा जो बीजेपी चाहेगी, और उसी हिसाब से सरकार का गठन भी होगा। एक अंतिम बात समझना चाहूँगा सर, जो कि महाविकास आघाड़ी खासकर कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, क्या इसका फायदा या नुकसान किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, जब भी बीजेपी जीत जाती है किसी राज्य में, तो और जो कांग्रेस और दूसरी पार्टी हार जाती हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठाती हैं कि ईवीएम हैक हो गई है या ईवीएम मैनिपुलेट की गई है। अगर ऐसा होता तो वो झारखंड में क्यों सरकार बना लेते ओपोजिशन की। उनकी हिमाचल प्रदेश में भी सरकार है, तेलंगाना में भी सरकार है, कर्नाटक में भी सरकार है, तो ऐसा तो है नहीं कि भी वो जीत नहीं रहे हैं। प्रियंका गांधी भी वायनाड से जीती हैं। तो और इस बात को लेकर कि वो सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये जो बेकार की पीआईएल है इसको आप डाल करके आप समय ख़राब कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि अगर आपको हैकिंग का ऐसा लगता है तो आप, मैं चैलेंज करता हूँ, आप आइए और हैक करके दिखाइए। तब तो कोई नहीं जाता। ये एक पॉलिटिकल गिमिक है, क्योंकि कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो जब उनको पता है कि जो चीज़ करनी है, जनता तक मुद्दे लेकर के जाने हैं और उनको बताना है कि क्या करेंगे, और जनता में विश्वास पैदा करना है कि वो उनको चुने, वो विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे, हार का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए जा कर के वो बार बार कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गई है या बैलेट से चुनाव होना चाहिए। अगर ऐसा ही होता तो उनकी हिमाचल प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसकी हालत आप देख लीजिए, तेलंगाना में जो चल रही है वहाँ पे आप हालत देख लीजिए। तो ये सिर्फ अपनी एक पॉलिटिकल गिमिक है, जो कि अपनी जो हार का ठीकरा ईवीएम के ऊपर डालना चाहते हैं। असल में इनको समझ में नहीं आ रहा स्ट्रेटेजी कैसे प्लान करनी चाहिए, किस तरह से अपने कैडर को मजबूत रखना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, मैं तो साफ तौर पे कहता हूँ कि बीजेपी बार बार इसलिए जीत रही है क्योंकि एक तो वो पावर में है, दूसरा उनका जो कैडर है वो डिसिप्लिन्ड है। जिस दिन आपने ये डिसिप्लिन पा लिया उस दिन आप भी सरकार में आने लग जाएंगे, क्योंकि लोगों को मैसेज जाता है कि हाँ, अगर कोई सीनियर लीडरशिप कहती है तो ये उसकी बात को मानते हैं। अभी तो सीनियर लीडरशिप कहती है कुछ और नीचे जो है वो कुछ का कुछ कह देते हैं, तो आप उस पर कैसे लोगों को यकीन होगा। जब मुझे ही यकीन नहीं आता तो मैं भी वोटर ही हूँ एक तरह से, तो हम भी देखते हैं वोटर्स में अलग अलग स्टेट में जो सरकारें बनती है, भले ही मैं किसी को वोट डाल के जाता हूँ, ये मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन हम ये तो कह ही सकते हैं ना कि लोगों को दिखता तो है ना कि कौन सी पार्टी जो है वो सरकार में आएगी तो आपके भले के लिए काम करेगी या खुद के लिए काम करेगी। तो ये बड़ा फैक्टर होता है जिसको लोग समझते हैं। महाराष्ट्र में सियासत आप समझ ही रहे होंगे, इस समय सीएम को लेकर सस्पेंस अभी भी जारी है। हमारे साथ ज्ञान भाई हैं, ज्ञान भाई से समझने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अभी तक क्यों तय नहीं हो पा रहा है, किस तरीके की अटकलें महायुति के सामने आ रही हैं। महायुति अभी तक 7 दिन हो चुके हैं, सीएम का नाम नहीं कंफर्म कर पाई है। जी, इसको लेकर क्या अटकलें हैं कि अभी जैसे सतारा में एकनाथ शिंदे को फीवर आ गया, जिसकी वजह से उनका इलाज चल रहा है, डेंगू की वजह बताई जा रही है। लेकिन गुरुवार को जो एक मीटिंग हुई थी अमित शाह के घर पर, जहां पर एनसीपी के अध्यक्ष जो थे वो प्रफुल्ल पटेल भी थे, और वहां पर एकनाथ शिंदे भी थे, वहां पर देवेंद्र फडणवीस थे, और वहाँ पर पूर्व डिप्टी सीएम जिसको कहते हैं हम अजीत पवार भी थे। तो ये सब लेकर उनको घर पे मीटिंग हुई, काफ़ी देर तक मीटिंग चली, 3 घंटे तक ये मीटिंग चली। लेकिन उसके बावजूद इस बात का एक कुछ वो नहीं निकल पाया, निष्कर्ष नहीं निकल पाया कि महाराष्ट्र में जो सीएम की कुर्सी किसको मिलेगी। वो पीच अभी भी फंसा हुआ है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी जो आला कमान है, चाहे वो अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो या नरेंद्र मोदी साहब खुद हों, नरेंद्र मोदी जी हों, वो ये अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो सीएम की कुर्सी है वो किसकी दी जाए। क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा हमारा इकोनॉमिकल एक ऐसा स्टेट है जहाँ से सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको लेकर बीजेपी कैसे आगे बढ़ने वाले, ये बहुत अहम है। और क्योंकि जहाँ एकनाथ शिंदे जो पहले सीएम थे वो उन्होंने एक डिमांड कर दी है अपनी
50 सीटें जीत कर आए हैं, 50 से ज़्यादा सीटें जीत कर आए हैं। उसके बाद उन्होंने डिमांड कर दी है कि वो डिप्टी सीएम तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके साथ ही वो एक करीबन 12 पद मंत्री के पद और चाहते हैं, और उसके साथ गृह मंत्री भी चाहते हैं और शहरी विकास मंत्रालय भी चाहते हैं। मतलब जो जितने सारे प्रॉफिट वाले कह सकता हूँ कि विकास भाई, जो भी मतलब प्रॉफिट वाले बड़े जो भी बड़े मंत्रालय हैं जो बड़े मंत्रालय हैं, सारा अपने पास रखना चाहते हैं। तो इसको लेकर एक कहीं ना कहीं अमित शाह के अंदर कुछ न कुछ चल रहा है ढीलापन, मतलब मुझे लगता अच्छा ज्ञान भाई, एक बात समझना चाहूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं है, हमने राजस्थान में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, बीजेपी कोई नया चेहरा तो नहीं सामने लेके आ रही है? कहीं ऐसा न हो कि बीजेपी एक नया चेहरा महाराष्ट्र को दे दे? जैसा आप कह रहे हैं वैसा तो अभी तक के फिलहाल जब से अनाउंस हुआ है रिजल्ट, उसके कहीं ऐसा अटकलें तो नहीं लग रही हैं। लेकिन कह सकते हैं बीजेपी हमेशा कुछ ना कुछ अपने जो रहते हैं उनको कुछ ना कुछ हमेशा नया सेटबैक देती है, कुछ ना कुछ नया करके उनके लिए लेकर आती है। तो हो सकता है, लेकिन ऐसा मतलब 90% में से 10% ही ऐसा हो सकता है कि इन तीनों में से छोड़कर देवेंद्र फडणवीस संघ से भी जुड़े हुए थे और काफ़ी पुराने हैं वो बीजेपी में। तो उनका एक ऐसा है कि वो मतलब अभी डिप्टी सीएम रहेंगे या सीएम रहेंगे, इस पर उनका पेच है। लेकिन मेरे हिसाब से यही तीन रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस रहेंगे, एकनाथ शिंदे रहेंगे और अजीत पवार, यहीं तक ये तीन रहेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई नया चेहरा आ सकता है तो हो सकता है संघ से कहीं से कोई उठकर आ जाए, या फिर कोई जेपी नड्डा का कोई हो वो कहीं से उठकर आ जाए, या अमित शाह का कोई प्रिय हो वो कहीं से उठ जाए। इसे अभी कयास है, कयास की जब तक, हालांकि अभी डेट अनाउंस हो चुकी कि कब शपथ ग्रहण समारोह होगा, वो 5 दिसंबर को होगा, स्टेडियम में होगा वहाँ पर। तो लेकिन हाँ, ब्रेवॉन स्टेडियम में मुंबई में होगा। लेकिन अभी तक ये है कि सीएम का चेहरा नहीं हुआ। ये मेरे हिसाब से पहली बार ऐसा हो रहा है। यूपी में भी 2 डिप्टी सीएम हैं, राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम हैं, और इसी के साथ आप मध्य प्रदेश में भी देखेंगे। लेकिन ये जो ऐसा पहली बार हो रहा है कि महाराष्ट्र में जो सब पेच फंस गया है। हालांकि 25 तारीख को मेरे हिसाब से, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो 23 तारीख को 23 तारीख को रिजल्ट आया था, और उसके बाद आज 30 तारीख को 7 दिन हो गए हैं। और अभी भी महाराष्ट्र में लेकर ये जो अटकलें चल रही हैं, ये बहुत ही मतलब एक वाकई बीजेपी के लिए पूर्ण बहुमत से आई है। 120 सीटें बीजेपी है, उसके बाद अगर अलायंस मिला दिया जाए तो ये 170 230 सीटें हो जाती है। उसके बाद भी अगर आप नहीं चुन पा रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा, तो ये वाकई बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। अब देखने वाली बात ये होगी कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनती है। सीएम का नाम बेसिकली जो है वो देवेंद्र फडणवीस बनते हैं, या दोबारा सीएम एकनाथ शिंदे को बनाया जाता है, या बीजेपी या महायुति कोई नया चेहरा सामने लाएगी। इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और ऐसे ही तमाम सारी खबरों के अपडेट्स के लिए आप इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते रहिए।